Till now we have discussed about the kinetic energy and potential energy. अब इन दोनों एनर्जी को मिला के एक ऐसी एनर्जी बनती है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी और भी होती हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन ये दो एनर्जी जो हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे पाया गया कि ये एक दूसरे के अंदर बदलती रहती है। कई बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये पाया गया कि ये दोनों जो है इनका सम एक नई एनर्जी का नाम दे दिया गया, और वो ये पाया गया कि दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड इन नेचर। तो उस एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। और ये एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात ये है कि दिस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ, कंडीशन है इसकी एक, इफ फोर्सेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। अगर कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स लगे हुए हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दो मैं कल फोर्सेस बता चुका हूं, उस सिचुएशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड या ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझो कि अगर कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस लगे हुए हैं तो उस सिचुएशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट and mechanical energy is equal to the sum of kinetic energy and potential energy। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले, प्रूफ दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट इन नेचर, तो इसको हम अगर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी यहाँ पे है, वो ग्राउंड से h हाइट पे है। तो पहली बात तो मैंने क्या बोली है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, मतलब ये ए से लेके बी तक जब आएगी, जितनी एनर्जी इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे है उतनी ही बी पे है, उतनी ही किसी भी एक पॉइंट पे, बीच में किस कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, हर जगह पे इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यहां से नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, लेकिन दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, विच इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, एंड इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो देखो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाल लो ए पॉइंट पे, यहाँ पर निकाल लो, और रेंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो बीच में, मान लिया ये पॉइंट ले लिया आपने सी, और ये जो है ऊपर से x हाइट पे है, तो ये नीचे से कितना बन जाएगा, h माइनस एक्स बन जाएगा। तो हमारा ये प्रिंसिपल कब प्रूफ हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल दो, बी पे भी निकाल दो, सी पे भी निकाल दो। तो इस तरीके से आप अगर तीनों जगह सेम एनर्जी निकाल के दिखा सकते हो टोटल एनर्जी, then we can prove that mechanical energy is conservative in nature. Let's try to prove it. Conservation of mechanical energy. सबसे पहले ए पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। अगर निकालनी है तो क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालो, प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकालो, दोनों का सम कर दो। अब ए पॉइंट पे तो बॉडी रेस्ट में है,
यहाँ तो चली नहीं, इसको हम छोड़ेंगे तो फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी जो है जीरो है। वेलोसिटी जीरो तो हाफ mv स्क्वायर, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, mg इनटू में ये टोटल हाइट कितनी है h है तो mgh, तो ये बन जाएगी mgh एंड दिस इज जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh। तो एक पॉइंट पे हमने टोटल एनर्जी निकाल ली। फिर निकालते हैं हम पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अगर इस पे निकालनी है तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे, अब ऊपर से ये बॉडी नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी अगर इसकी लगातार बढ़ती जाएगी तो इस पॉइंट पे कितनी होगी, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये ग्राउंड पे हाइट तो जीरो हो जाएगी इसकी ऊपर से लेके नीचे तक, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, सीधी सीधी दिखाई दे रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। तो पहले तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये तो बन जाएगी जीरो, बिकॉज हाइट या लेवल ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम ग्राउंड इज जीरो। इसी पे ग्राउंड पे ही है, कोई एच की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये तो जीरो बन गई। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी हम तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ की वेलोसिटी मालूम हो। तो माना जब ये शुरुआत में चली थी वो तो रेस्ट में थी, u जीरो था, और यहाँ फाइनल जो वेलोसिटी है मान लिया वो v है। तो अगर v मालूम चल जाए तो हाफ mv स्क्वायर करके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मोशन की इक्वेशन लगाते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो ये तो v ही है, v स्क्वायर माइनस u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जब ये चली थी, जब उस टाइम पे u क्या था, जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इज इक्वल टू 2। a क्या है, एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, और ऊपर से नीचे आ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसलिए g की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव 2g। S क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B क्या है, h के बराबर है, तो दिस इज h। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2gh। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो B पे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B कितनी आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर होता है, लेकिन v स्क्वायर की तो अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है 2gh। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा mgh। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो बन चुकी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और उसकी वैल्यू आई है mgh। तो इसका मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे थी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पे भी है। अब नेक्स्ट प्रूफ हमें ये करना है कि इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, जो कि रैंडमली हमने कहीं बीच में माना है, यहाँ पे कितनी होगी टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालो प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी निकालो, दोनों का सम कर दो। तो सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है सी पॉइंट पे तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, mgh करते हैं, h मतलब टोटल हाइट करते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, h माइनस x हाइट पे है, तो अब क्या लिखना पड़ेगा, h माइनस x। ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब निकालो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एट पॉइंट सी पे निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ की वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। अगर यहाँ की वेलोसिटी मान लिया vc है, ये मालूम चल जाए तो फिर हम उस वेलोसिटी को हाफ mv स्क्वायर में रख के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अप्लाई द इक्वेशन बिटवीन a एंड c। अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये किस किस के बीच में लगाई मैंने ये इक्वेशन, a एंड c, मतलब a से शुरू c पे खत्म। a इज इनिशियल पॉइंट, c इज फाइनल पॉइंट।
तो अब v क्या है, वेलोसिटी फाइनल, फाइनल मतलब एट पॉइंट सी, वो कितनी है वी सी। तो ये तो बन गई वी सी का स्क्वायर माइनस u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब a से शुरू हुआ था तो इनिशियल कितनी थी, जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्यों है, ग्रेविटी की वजह से है, नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, तो 2g। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, ए से और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, तो एक्स बन गया। यहां से वी सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से वी सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई डायरेक्ट हमारे पास 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी, हाफ एम एंड वेलोसिटी एट सी जितनी भी है उसका स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हाफ एम, वी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ mgx। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी आ जाएगी, mgh माइनस एक्स प्लस mg इंटू एक्स। ये जो आप खोल दोगे तो ये बनेगा mgh माइनस mgx प्लस mgx। तो ये mgx तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा सिर्फ mgh। तो दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो पॉइंट ए पे भी उतनी ही है, पॉइंट बी पे भी उतनी ही है और पॉइंट सी पे भी उतनी ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव उनके ऊपर लगा हुआ है, मतलब जहां पे फ्रिक्शन की और ये सब बातें नहीं है, जो मैं कल बता चुका हूं, स्प्रिंग फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, इस तरह की सिचुएशन जहां होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, उस सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक एनर्जी दूसरी में तो कन्वर्ट हो सकती है, एक घट सकती है दूसरी बढ़ सकती है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस टोटल सम में कोई चेंज आ जाएगा। टोटल सम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन और वो सब बातें जहाँ पे हैं, जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात मैं करूंगा बाद में, अभी थोड़ी देर बाद। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब दुनिया जान में और भी एनर्जी होती हैं, जैसे हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, दुनिया जान की बहुत सारी एनर्जी है। आप नेम लो, कोई भी एक का नाम बताओ, वो सारी एनर्जी है, जहाँ पे भी वर्क करने की कोई कैपेबिलिटी है, वो सारी जो होती हैं एनर्जी होती है। मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी एनर्जी हैं। तो उन सब के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे केमिकल एनर्जी का क्या मतलब समझते हो, कोई केमिकल है वो रिएक्शन करके अगर कुछ काम कर सकता है तो वो केमिकल एनर्जी है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे चार्ज या बैटरी के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है और उससे हमारे सारे इक्विपमेंट चलते हैं। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, केमिकल एनर्जी स्टोर है। थर्मल एनर्जी, पानी है, आपने धूप में रख दिया, गर्म हो गया, उस गर्म पानी को यूज करके, इस्तेमाल करके आप कहीं पे खाना बना सकते हो या कुछ और गर्म चीज करनी है, उसके हेल्प से आप वो कर सकते हो। तो वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, थर्मल एनर्जी स्टोर होगी। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इस तरीके से जो एनर्जी स्टोरेज है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। तो आपने ये दो एनर्जी मेनली याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही दो एनर्जी होती है, दुनिया जान में हजारों टाइप की, लाखों टाइप की एनर्जी होती हैं। जो भी काम करने की क्षमता रखता है वो ही एनर्जी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। अब एनर्जी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब आइंस्टीन ने एक नई थ्योरी के बारे में बताया। अभी तक ये माना जाता था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स
कि जो एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट है और वो किसी दूसरी चीज में नहीं बदलती है, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके अंदर बदलती है। मतलब ना तो वो किसी दूसरी चीज में बदलती, ना कोई दूसरी चीज उसके अंदर बदलती। लेकिन आइंस्टीन ने इन मॉडर्न फिजिक्स, पूरी फिजिक्स की एक नई डेफिनेशन, नई शुरुआत कर दी, ये बात बोल के और प्रूफ करके कि मास जो है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस विच इज गिवन बाय द आइंस्टीन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ई क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मास को। और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब फ्री स्पेस में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो। और ये दुनिया जान में आज तक सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसी चीज की होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा किसी चीज की भी वेलोसिटी नहीं होती है, मीटर पर सेकंड, सॉरी। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन ने यह बताया था कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है। इस तरीके से एनर्जी घट या बढ़ सकती है, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरी बात, मास का जो ये वेरिएशन है, मास का घटना या बढ़ना, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो मास जो होता है दैट इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। इस इक्वेशन से पता चलता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे मास भी चेंज होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि m जो है ये m नॉट रेस्ट मास, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, c वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर चेंज होती है, बढ़ते जाती है, तो उसकी वेलोसिटी के चेंज होने से उसका मास चेंज हो जाएगा। उसके ओरिजिनल मास से ये जो पूरा फैक्टर आएगा गुना भाग हो जाएगा, और उसके गुना भाग होने जाने से ये एम नोट की वैल्यू एक्चुअल नहीं रहेगी। जैसे ये एम नोट की वैल्यू मान लिया 5 kg है फॉर एग्जांपल, ये v की वैल्यू आप रखोगे, 1 तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, 3 गुना 10⁸। v की वैल्यू जैसे जैसे आप रखते जाओगे ये फैक्टर पूरा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर द रूट, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो 1 से वो छोटी आए बड़ी आए उसकी हमारी कोई बहस नहीं है। लेकिन हमारी क्या बात है कि कोई फैक्टर तो आएगा, वो फैक्टर को जब आप इस एम नोट से डिवाइड करोगे तो ये एम की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मास डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी एंड मास इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर इटसेल्फ। मास अकेला कंजर्वेटिव नहीं है, मास घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है जैसे जैसे वेलोसिटी को चेंज करोगे। और यहाँ से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे किसी बॉडी की उसका मास बढ़ेगा रेस्ट मास से, और वेलोसिटी के चेंज होने से मास चेंज होगा। तो फिर वो जाएगा कहाँ? तो टोटल जो है ना मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी इसी तरीके से मास में कन्वर्ट हो सकती है। और यहां से एक बात क्या पता चलती है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। जैसे कोई बॉडी है वो चल नहीं रही है, एक जगह स्थिर रखी है, ना तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिल्कुल ग्राउंड पे रखी है, कोई उसकी पोजीशन इस तरीके से टेंशन या एलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कोई उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई दूसरी भी एनर्जी नहीं है, केमिकल थर्मल हीट कोई भी एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक कोई भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है। तो ये आइडिया आइंस्टाइन के मन में आया कि फिर भी उसके अंदर कोई एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी होती है उसके अंदर वो उसके खुद के मास की वजह से होती है। जैसे न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, यूरेनियम होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन उसके अंदर अपना मास है, उसके अपने मास की वजह से वो टूटता जाएगा, अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शन बढ़ती जाएगी अपने खुद के मास से ही, और वो जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। तो वो जो सारी एनर्जी आती है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो उस न्यूक्लियर मटेरियल जो कि जनरली यूरेनियम थोरियम, ये जो आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखा आपने,
उन मटेरियल के मास की वजह से होता है। उनका मास है तो उस वो मास जो है रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से पूरा एक एनर्जी फिजन या फ्यूजन करके कन्वर्ट या जनरेट हो सकती है। तो हम वहां से भी आप एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड मास इज नॉट कांस्टेंट, इट्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब लास्ट एक टॉपिक बचता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अभी तक तो हमने ये सीखा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे हुए हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कंजर्वेटिव नहीं लगे हैं, फ्रिक्शन भी है, विस्कोसिटी भी है, सब कुछ है, आइडियल सिचुएशन नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, फिर भी क्या कहा गया, क्या पाया गया, क्या माना गया, जो आज तक ना तो प्रूफ हुआ है लेकिन उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, तो वही हमारा लॉ बन गया कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो लास्ट टॉपिक एक लाइन का है, मैं इसको बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिख देता हूं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड, जो भी आप लिखना चाहो, रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड, कांस्टेंट। तो पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है, मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं, जिसका एक सिस्टम का उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर मास, वो ना तो अंदर से बाहर जा सकते हैं एनर्जी और मास, ना बाहर से कोई चीज उसके अंदर आ सकती है, तो उस सिस्टम को हम मानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स हमारा जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उस दुनिया से, जिसको भी हम मानते हैं पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं जा सकता, ना उसके अंदर कुछ आ सकता, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर अगर कोई चीज है तो हम उसको बता ही नहीं सकते। यूनिवर्स का मतलब क्या है, जहां तक हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई देख सकते हैं, जितना भी आज तक पता है वो सारा यूनिवर्स में ही इंक्लूड है। इसलिए यूनिवर्स की पूरी की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे केमिकल रिएक्शन जो है वो किसी दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन में बदल जाए, न्यूक्लियर रिएक्शन से थर्मल एनर्जी बन जाए, थर्मल एनर्जी से हीट एनर्जी बन जाए, उस हीट से आप कोई और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, उस काइनेटिक एनर्जी से आप फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लो, तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन इज पॉसिबल। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का टॉपिक आज हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी तक हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर तीनों चीजें सीख ली। अब एक लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑल एनर्जीज, दैट इज कोलिजन। तो एक दो दिन में हमारा कोलिजन का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, देन आवर दिस यूनिट विल बी फिनिश्ड, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ द 4th यूनिट। थैंक यू।